जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड थोड़ा सा फर्दर पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुलम्स लॉ पे बात करेंगे। तो इस पे चर्चा काफ़ी डिटेल में होगी। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पूरे न्यूमेरिकल्स को देखें, उसे प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों वगैरह, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, जिन्हें भी ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए बेटा, कुलम्स का जो लॉ है अपने पास, सबसे पहली बात ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव लॉ है। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। दिस इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। ये क्या बताता है? ये बताता है, इट टेल्स अबाउट द फोर्सेस बिटवीन, इट टेल्स अबाउट फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज at rest, at rest, placed in vacuum, placed in vacuum, vacuum, placed in vacuum, placed in vacuum at certain distance, at certain distance apart, distance apart। ठीक है। तो कूलम्ब्स का जो लॉ है, तो कूलम्ब्स ने क्या बोला? कूलम्ब्स ने अपने जो लॉ में बोला, वो क्या बोला कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी के कारण इसलिए इनवर्स लॉ, स्क्वायर लॉ भी बोल दिया जाता है। जब इन दोनों को हटाया गया, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आया। एप्सिलॉन नॉट जो बेटा है, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या स्पेस बोल दिया जाता है। परमिटिविटी, मिटिविटी ऑफ स्पेस बोल दिया जाता है। इस पे डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। परमिटिविटी क्या होता है, डिटेल में चर्चा होगी, बाद में होगी। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। इसकी वैल्यू जो होती है, ये लगभग 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होती है। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें तो देखो बेटा, बेटा एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, कूलम्स इंटू कूलम्स, है ना, कूलम्स इंटू कूलम्स, और नीचे आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट अगर आप लिखें तो कूलम्स इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और नीचे आया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। और बेटा थोड़ा हम लोग और समझते हैं। मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल है अपना, अभी तक क्या देखा है हम लोगों ने, स्पेस में रखा है। बट जरूरी नहीं कि अपने पास चार्ज पार्टिकल हमेशा स्पेस में हो सकता है ये कभी दूसरे मीडियम में हो, पानी में हो, किसी दूसरे मीडियम में, कोई भी मीडियम रख सकते हैं ना आप। ग्लास के अंदर लेके दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग चले गए, कहीं भी कोई भी मीडियम हो, मतलब सराउंडिंग मीडियम पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है। बट याद करो गॉस, जब हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, वहां पर याद करो, वहां पे जो हमारे पास फोर्सेस था, वो मीडियम से इंडिपेंडेंट था। ठीक है। तो यहां पर कई बार इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, उस पे भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे और चर्चा करेंगे। एक और बात बेटा नोटिस कर लो कि कई बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग एक अलग सा कांस्टेंट के रख देते हैं, बस वही की कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो, और इसकी वैल्यू लगभग 9 × 10⁻⁹ के आसपास आ जाती है। ठीक है। तो कुलम्स लॉ को कई बार हम लोग इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा कि फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो इस फोर्सेस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कुलम फोर्स। ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स अगर हम लोग देखें, ऑफ कूलम फोर्स हम लोग देखें, तो देख बेटा, उस चीज को वापस से हम लोग समझते हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। मान लो यहां पर अपने पास एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरा चार्ज बॉडी है, और इन दोनों को हम लोगों ने मान लो कि वैक्यूम में ही रखा है, मान लिया कि वैक्यूम में ही रखा है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है आर के बराबर। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग ले लेते हैं। इसका चार्ज मान लिया Q1 है, ये Q2 है, मान लिया Q1 और Q2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा बेटा, वो कैसे लगेगा, पहले उस बात को हमेशा समझना है। तो याद करो, जैसा ग्रेविटेशन में देखा था कि जो दोनों फोर्स होते हैं वो किधर लगते हैं, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट होते हैं। जो दोनों फोर्स होते हैं वो हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट होते हैं। तो ये दोनों फोर्स हमेशा कैसे एक्ट होंगे, सेंटर टू सेंटर एक्ट होंगे। मान लिया अभी तो मैंने अट्रैक्टिव दिखाया, तो Q1 और Q2 अपोजिट नेचर का है अभी। तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो फोर्स देख बेटा, 1 पे 2 लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 पे फोर्स लग रहा बिकॉज ऑफ 1 लग रहा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो पहली बात, ये फोर्स कैसा लगेगा, ये सेंटर टू सेंटर एक्ट होने वाला फोर्स है, सेंटर टू सेंटर एक्ट होने वाला फोर्स है अपने पास। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये सेंटर टू सेंटर एक्ट होने वाला फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। दूसरा, दूसरी बात, दूसरी बात कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स इन द मीडियम ऑफ सराउंडिंग, डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ सराउंडिंग, on the medium of surrounding। ये मीडियम ऑफ सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा, तीसरी बात है, देखो बेटा, जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो डिफरेंट बॉडी पे भी हैं, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। हाँ, ये बात भी अपने को दिमाग में रखना कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर हैं, बट अगर वेक्टर वाइज देखा जाए तो F12 माइनस F21 के बराबर है वेक्टर वाइज। वेक्टर फॉर्म क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो दोनों फोर्सेस सेम बॉडी डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, सेम टाइम पे भी लग रहे हैं, है ना। तो और अपोजिट इन मैग्नेट, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कैसे है, इट इज ऑल्सो अ एक्शन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो अ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इट इज ऑल्सो अ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब मान लो यहां पर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट भी कोई रख दिया, थर्ड ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों में भी कोई फोर्स लग सकता है, इन दोनों में भी कोई फोर्स लग सकता है। तो मान लो मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट भी कोई रख दिया, तो क्या इन दोनों में लगने वाला फोर्स, इनसे कोई इफेक्ट होगा क्या, आंसर इज नो। तो इसी बात को हम लोग और लिख देते हैं कि फोर्स बिटवीन टू, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, force between two charge is independent of, force between two charge is independent of presence of other charge, presence of other charge, force between two charge is independent of presence of other charge। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन आता है यहाँ पर, और उस कंफ्यूजन को नहीं आएगा, आप एक बार अगर आराम से इसको समझ लें तो। देख बेटा, शाबाश, अरे बहुत अच्छे, अरे ये क्या है? मान लो बेटा हमारे पास दो चार्ज है, मान लीजिए सपोज हमारे पास एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है। ठीक है, तो अब इस पे लेट अस अज्यूम कि दोनों सेम टाइप के चार्ज ही हैं, तो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ पर है, दोनों सेम टाइप के चार्ज है।
तो इन पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इधर है, और अपने को पता है जो फोर्सेस लगेंगे वो किधर से लगेंगे, वो हमेशा सेंट्रल फोर्स ही होंगे। और क्योंकि अभी आपने मान लिया क्या कि चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो इससे लगने वाला फोर्स इधर, और यहां से लगने वाला फोर्स सेम लाइन पे इधर की तरफ, सेम लाइन है ना। भले अपना ड्राइंग थोड़ा सा इधर हो गया, बट दोनों, शाबाश, हाँ, दोनों सेम लाइन पे लगेंगे। ठीक है, तो दोनों सेंटर टू सेंटर ही एक्ट हो रहा होगा। इसके सेंटर से इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं सेंटर टू सेंटर। ये फोर्स किस पे लग रहा, F21 लग रहा, और ये वाला फोर्स किस पे लग रहा, F12 लग रहा। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन को R आपने रखा है बेटा, तो आप बहुत आराम से बोल देते हैं क्या कि सर फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू पहले मैग्नीट्यूड वाइज याद करो तो K टाइम्स था Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो मैग्नीट्यूड था, बट डायरेक्शन बताने के लिए, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन बताना होगा, तो आप यूनिट कैप देते हैं। और आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर लिख सकते हैं। तो फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा, उसको लिखा हम लोगों ने K टाइम्स Q1 Q2 इंटू आर कैप की जगह पे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर होगा, और नीचे भी R² है, तो इस पूरे को एक साथ में R² लिख देता हूं। ठीक है, तो ये लगा दोनों के बीच में फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है अपने पास क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। R³ आएगा सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे R³ रहेगा, एक सेकंड, किधर गया, ये R² इंटू आर, तो ये आ जाएगा R³। तो क्यूब डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R³। ठीक है, चलो, अब देख बेटा, ये था अपने पास क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी थोड़ा और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो चलो हम लोग समझते हैं। देख बेटा, यहां से ये है आर वेक्टर अपने पास, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखें, तो यहां से कुछ अपने पास होगा ये, और यहां से एक होगा ये। तो इन दोनों को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये R1 वेक्टर है अपने पास, ये अपने पास R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इसे, तो ये हम लोग कुछ इस प्रकार का भी लिख सकते हैं इसे। ये अपने पास हो गया R12 वेक्टर या R21 वेक्टर, जो आपको लिखना है। मान लो मैंने R12 वेक्टर लिख दिया, पहले लिख देते 21, फिर 12 भी लिख देते हैं। ठीक है, R21 वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, -R12 वेक्टर के। तो बेटा R21 वेक्टर याद करो कैसे लिखते हैं हम लोग, R21 वेक्टर कैसे लिखते थे, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में याद करो। इसको हम लोग लिखते थे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखते थे ना। सिमिलरली हम लोग R12 वेक्टर अगर लिख देंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस ऑफ R1 वेक्टर, सॉरी कहाँ गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहीं से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों R21 वेक्टर और R12 वेक्टर क्या है, माइनस के साथ लिख सकते हैं। R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर, बोल सकते हैं हम लोग इसको। सिमिलरली F21 और F12 भी बेटा देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सपोज मैं F21 वेक्टर ही लिखूं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो क्या लिख सकता हूं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब, R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये आ गया अपने पास वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया अपने पास वेक्टर फॉर्म में। मान लो इसी चीज को हम लोग दूसरा अगर एक सेकेंड, 21 होगा ना यहाँ पर, क्या है, यहाँ पे भी 21, यहाँ भी 21, जब 12 लिखेंगे तब उसके लिए 21 21। सिमिलरली अगर हम लोग
F12 वेक्टर लिखें, F12 वेक्टर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। देखो दोनों को, दोनों वेक्टर कैसे होंगे, दोनों फोर्स कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों समान होंगे, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज समान होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप F12 वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस F21 वेक्टर के। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। ये हम लोग हमेशा दिमाग में रखें। आया? चलो बेटा, मान लो अपने पास सवाल ऐसा लिखा गया हो, है ना, कि फाइंड आउट, शाबाश, फाइंड आउट, फाइंड आउट force on, force on 5 coulomb charge due to, due to 2 coulomb या minus 2 coulomb charge, minus 2 coulomb charge placed at, placed at, placed at, तो कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 6,8 एंड एंड 3,4 respectively, respectively. Find out force on 5 coulomb due to minus 2 coulomb placed at यहां यहां respectively. ट्राई करें। देखो, मान लो बेटा अपने पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, तो एक चार्ज रखा है 5 कुलम का, जिसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं 6,8, दूसरा रख दिया गया है -2, है ना, -2, तो चलो -2 तो कहीं यहीं पे होगा, तो -2 को इधर रख देते हैं, शाबाश, -2, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास 3,4। तो फोर्स ऑन दिस बिकॉज ऑफ दिस पूछा है, तो ये 1 रखा, ये 2 चार्ज रखा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R21 कितना लगेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप इसकी वैल्यू निकालने जाए तो कितना आ जाएगा, जल्दी से निकाल लो इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा R2 माइनस R1, तो 6 - 3, 6 - 3 तो करो, 6 - 3 आई कैप प्लस 8 - 4 जे कैप, ये आ गया अपने पास। तो R21 कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड R21 का अगर निकाला तो वो 5 के बराबर आ जाएगा। चलो, ये तो अपने को पता चल गया। तो फोर्स बिटवीन देम अगर हम लोग निकालें, फोर्स बिटवीन देम, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 निकालें, तो कितना आएगा बेटा, K टाइम्स ऑफ, K टाइम्स ऑफ, K की वैल्यू कितनी है याद रहनी चाहिए, Q, इसकी वैल्यू 2 कुलम और 5 कुलम है, अट्रैक्टिव होगा फोर्स, तो मैं माइनस नहीं रख रहा हूँ, 5 × 2 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कितना, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू, इंटू यहां पर हो गया अपने पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले, 5 से 1 कट जाएगा, तो ये है अपने पास 9 × 10⁻⁹, 5 से 1 कट जा रहा, नीचे 25 रहने दे रहा हूं मैं, इंटू 2, इंटू 2, ये है 3 आई प्लस 4 जे। और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 18/25 है, बट इतना भी रहने दें तो चलेगा, बाकी फाइनल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये वेक्टर का है, अगर चाहो तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालना हम लोगों को पता है, तब हम लोग वेक्टर फॉर्म नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं उस टाइम में, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R² बस लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, वेक्टर फॉर्म और ये, सिर्फ आप कूलम्स लॉ का अगर मैग्नीट्यूड बताएं तब।